नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ लाल किताब ग्रामर पर। लाल किताब ग्रामर जो है वो अपनी ऑलरेडी चल रही है और इस बार हम उसी लाल किताब ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए और इसका लाल किताब 1941 पेज 34 पे आज मैं पूरा व्याख्यान दूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ कि इसके बिना आपको लाल किताब आ नहीं सकती किसी भी सूरत में। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भृगु नंदी नाड़ी कर रहे हैं। भृगु नंदी नाड़ी वालों के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी वो लोग प्रिंसिपल्स लगा रहे हैं, उसमें जो मेन जो प्रिंसिपल्स है, आज उस पे चर्चा होगी क्योंकि वो सारे प्रिंसिपल्स लाल किताब में यूज़ किए गए हैं, वो सारे यूज़ किए गए हैं और इस पेज में वो सारे प्रिंसिपल्स अंकित हैं, जो मैं आज डिस्कस करूँगा। लाल किताब 1941 पेज 34। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सबके लिए बेनिफिट होगा। और भृगु नंदी नाड़ी वालों के लिए तो इसलिए भी बेनिफिट होगा क्योंकि उनको एक एक ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा कि वो जो प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं उनका एक ऑथेंटिक सोर्स और एक ऑथेंटिक यूजेस, उसको यूज कैसे किया जाए उन प्रिंसिपल्स को, वो दोनों चीज इस पेज के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं जो है उस पेज को आगे लाता हूँ और उस पर व्याख्यान देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये लाल किताब 1941 जो है पेज आपके सामने है और इसमें आप देख सकते हैं कि लाल किताब 1941 का जो मैंने पेज है, इसमें मैंने 34 जो नंबर है वो मैंने यूज किया, पेज 34 देख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए। घर अपने से पांचवें दोस्त, सात उल्टे होते हैं। घर आठवां घर पर टक्कर खाते, बुनियाद नौ में नौ पर होते हैं। घर अपने से पांचवें दोस्त, तो घर अपने से जो पांचवें दोस्त है, आप इसको समझ लीजिए कि कोई भी हाउस से, घर का मतलब यहाँ पे हाउस है, कोई भी हाउस से, अगर हमारा फर्स्ट हाउस है, कोई भी हाउस से फिफ्थ हाउस, यानी कि अगर अपन फर्स्ट हाउस को कंसीडर करते हैं तो यहाँ से फिफ्थ हाउस, ये जो है ये आपस में दोस्त होंगे। यानी कि इस फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, और फिफ्थ हाउस में मान लीजिए यहाँ शनि है, राइट। तो शनि और सूर्य जो है, अगर हम बात करें शनि और सूर्य की, तो ये आपस में दुश्मन है और गहरे दुश्मन है। लेकिन अगर ये सूर्य से फिफ्थ हाउस में अगर शनि है, तो ये क्या लिखा है, घर अपने से पांचवें दोस्त, यानी कि फर्स्ट हाउस वाला जो है फिफ्थ हाउस को अपना दोस्त मानेगा। यानी सूर्य शनि को अपना दोस्त मानेगा, इस बात को आप समझ ले। यहाँ पे जो लिखा है घर अपने से पांचवें दोस्त है, यानी सूर्य शनि को अपना दोस्त मानेगा, लेकिन शनि सूर्य को दोस्त माने ये जरूरी नहीं है। सूर्य शनि को अपना दोस्त मानेगा अपने से फिफ्थ हाउस। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लैनेट है राहु सेकेंड हाउस में, और यहाँ पे कोई प्लैनेट है बुध। तो राहु से फिफ्थ हाउस में बुध है, तो राहु जो है बुध को अपना दोस्त मानेगा। ये बात यहाँ पे लिखिए, घर अपने से पांचवें दोस्त, कोई भी हाउस से, थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट है, सेवंथ हाउस में कोई प्लैनेट है, तो थर्ड हाउस वाला फिफ्थ हाउस प्लैनेट को अपना दोस्त मानेगा। अब वो नेचुरल वे से, चाहे उसका दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, फिफ्थ हाउस का जो प्लैनेट है वो नेचुरल वे से दोस्त हो या दुश्मन हो, लेकिन फर्स्ट हाउस वाला जो है अपने से फिफ्थ हाउस वाले को दोस्त मानेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और यहाँ शनि है, और नाइन्थ हाउस में मान लीजिए शनि है, और नाइन्थ हाउस से फिफ्थ हाउस जो है सूर्य है। आपका जो फर्क है वो ये है कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस से फिफ्थ हाउस में सूर्य शनि को दोस्त मान रहा है, और यहाँ पे नाइन्थ हाउस से फर्स्ट हाउस में शनि सूर्य को दोस्त मान रहा है।
ये बात यहाँ पे बताई गई है, घर अपने से पाँचवें दोस्त। और इसको कैसे अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि सूर्य और शनि आपस में क्या है? बाप-बेटे का रिश्ता है। ये लाल किताब में हम पढ़ चुके हैं, ये कारक है दोनों। तो सूर्य जो है यहाँ पे पिता है, शनि यहाँ पे जो है बेटा है, ठीक है? तो अब सूर्य शनि का यहाँ पे दोस्त है, यानी सूर्य हर तरीके से शनि की मदद करेगा। तो इसका मतलब ये है कि शनि में सूर्य की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आ जाएँगी। यानी कि शनि यानी बेटा, सूर्य का मतलब यहाँ पे बाप। बाप अपने बेटे को यहाँ पे चाहेगा, है ना? यहाँ पे बाप बेटे को चाहेगा, पहला तो ये है। दूसरा, बेटे को बाप यानी सूर्य की क्वालिटीज़ यानी शनि को सूर्य की क्वालिटीज़ यानी बेटा जो है, सूर्य का मतलब यहाँ पे सरकारी सरकारी फ़ायदे हैं। तो शनि यानी बेटे को सरकारी फ़ायदे मिल सकते हैं, बेटे को सरकारी नौकरी लग सकती है। दूसरा, यहाँ पे शनि सूर्य का एक और रिलेशन कि सूर्य सेहत का भी कारक होता है। तो यहाँ पे बेटा जो है सेहतमंद होगा क्योंकि सूर्य की पॉजिटिवनेस इसमें आएगी। यानी बेटा जो है सेहतमंद यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य शनि को हम इस तरीके से लेंगे। और अगर इधर ही अगर हम इस साइड में लें, तो यहाँ पे क्या है? शनि सूर्य को अपनी पॉजिटिविटी दे रहा है। यहाँ पे सूर्य शनि को नहीं दे रहा है, यहाँ शनि सूर्य को दे रहा है। यहाँ भी ये बाप है या बेटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? शनि क्या है? ज़मीन जायदाद वगैरह है। तो यहाँ पे सूर्य के पास पहले से ही ज़मीन जायदाद होएगी फर्स्ट। दूसरा, बेटा जो है वो भी वो भी ज़मीन जायदाद बना के पिता को दे सकता है। सेकंड, है ना? इसका उपाय मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमें रीडिंग लेनी है। यहाँ पे पिता जो है बिल्डर हो सकता है और बेटा भी जो है पिता जो है बिल्डर हो सकता है और बेटा जो है वो अपने बाप को फॉलो कर सकता है, राइट? लेकिन यहाँ पे सूर्य में शनि की क्वालिटीज़ आ रही है, शनि में सूर्य की क्वालिटीज़ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि उसको सरकारी फ़ायदा हो बेटे को और यहाँ पे इस केस में 9th हाउस के सूर्य में शनि के अंदर बेटे को सरकारी फ़ायदा नहीं मिलेगा और बेटे को सरकारी नौकरी मिलने के चांस कम है। लेकिन बेटे के पास अपने पिता के द्वारा बहुत सारी अर्जित संपत्ति ज़रूर मिलेगी। यहाँ के अंदर इस फर्स्ट और 5 के अंदर जो है, फर्स्ट 5 के अंदर संपत्ति वाला जो मैटर है, वो बाप के पास संपत्ति हो या नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से हम ये 1-5 रिलेशनशिप को हम समझेंगे कि पहला जैसे यहाँ पे सेकंड हाउस में राहु है और 6th हाउस में बुध है, तो राहु क्या है? ससुराल का कारक है, बुध क्या है? 6th हाउस का बुध तो वैसे ही मामा का कारक होता है और सेकंड हाउस का राहु जो है ससुराल का कारक होता है। यानी जातक के खुद के जातक के ससुराल वाले जो है मामा को जातक के मामा को मदद ये हम इस तरीके से हम इस रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारी और प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि जो भी प्लैनेट अपने से 5th हाउस वाले प्लैनेट को ऑलवेज सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो दिल होता है। वो हमारे मन के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो होता है। तो इसलिए कोई भी हाउस से उसका 5th हाउस जो है उसका दिल है। तो इसलिए जो भी हाउस में जो प्लैनेट है, उससे 5th हाउस में जो प्लैनेट है, वो उसके मन में बसा हुआ है। वो हमेशा उसको बिना किसी कंडीशन के हमेशा मदद करेगा। ये इसका पहला कंडीशन है जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर की कि घर अपने से 5वां दोस्त, ये यहाँ पे अपने क्लियर हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ। अब अपन दूसरे कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पे कि 7वें उल्टे होते हैं। 7वें उल्टे होते हैं का क्या मतलब है? तो घर अपने से 5वां दोस्त 7वें उल्टे होते हैं। एक बार मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 7वां जो है 1 और 7 रिलेशनशिप की यहाँ पे बात हो रही है, राइट? 1-7 रिलेशनशिप क्या है? 1-7 यानी कि 1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5 और 11, 6 और 12, 7 और 1
ये जो रिलेशनशिप है 1-7 रिलेशनशिप, 7वें उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे उल्टे का क्या मतलब है? उल्टे का मतलब यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री। 7th हाउस जो होता है अपने हाउस से, जो भी 7th हाउस होगा, जो भी हाउस है उससे 7th हाउस उसका कॉम्प्लीमेंट्री हाउस। कॉम्प्लीमेंट्री हाउस का मतलब हुआ कि बेसिकली जो फर्स्ट हाउस की जो क्वालिटीज है वो 7th हाउस में नहीं होती, और जो 7th हाउस की जो क्वालिटीज है वो फर्स्ट हाउस में नहीं होती। जैसे कि कोई भी जो ग्रह है जो फर्स्ट हाउस में उच्च का होगा वो 7th हाउस में नीच का हो जाएगा, और जो ग्रह 7th हाउस में उच्च का होगा वो फर्स्ट हाउस में नीच का हो जाएगा। एक तो ये आपको इसका मतलब उल्टा, यानी फर्स्ट हाउस वाला रिजल्ट जो है 7th हाउस में आके उल्टा हो गया। 7th हाउस वाला जो रिजल्ट है वो फर्स्ट हाउस में जाके उल्टा हो गया। देखिए ये जो उल्टा, जैसे फर्स्ट हाउस है वो हमेशा मेल मेल राशि होगी वहाँ, और जो उसका 7th हाउस है वहाँ हमेशा फीमेल राशि होगी। ये भी आप उल्टा मान सकते हैं। यहाँ जेंडर जो है ऑपोजिट, ऑपोजिट जेंडर आ गया। तो ये जो 7वें उल्टे होते हैं, ये जो रिलेशनशिप है 1-7 की जो रिलेशनशिप है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अर्ध नारीश्वर की रिलेशनशिप। जो भी हम जीवन, हमारे जीवन में जो भी हम घटनाएं हम जो जी रहे हैं वो अर्ध नारीश्वर वाला कंसेप्ट, यानी कि हमारे जीवन में कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत खराब होता है। तो वो 1 और 7 का रिलेशनशिप, अर्थ नारीश्वर कंसेप्ट का मतलब हो गया डुअलिटी का जो कंसेप्ट है, जो द्वैत का जो सिद्धांत, कि हमारे जीवन चक्कर के अंदर कभी तो दिन होगा, कभी रात होगी। यानी फर्स्ट हाउस दिन को इंडिकेट करता है, 7th हाउस रात को इंडिकेट करता है। यहाँ सूर्य उदय होता है, यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता है, राइट। ये एक जो हाउस है वो मेल एनर्जी को इंडिकेट करता है, 7th हाउस फीमेल एनर्जी को इंडिकेट, ठीक है। एक हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो एक्टिविटी को इंडिकेट करता है, हमारा जो एक्टिविटी का जो पार्ट है, एक्टिविटी वाली एनर्जी को, और 7th हाउस जो है रिसेप्टिव एनर्जी को इंडिकेट करता है ना। चाइनीज के अंदर भी यिंग यांग कंसेप्ट है। यिंग यांग, तो ये जो फर्स्ट हाउस है वो यांग है, और 7th हाउस जो है वो यिंग है ना। मतलब जो ऐसे करके हम बहुत सारे, मतलब ये जो डुअलिटी का जो कंसेप्ट है हमारी लाइफ के अंदर क्या एक जो हमारी लाइफ है, वो जो मूवमेंट हो रहा है लाइफ, वो जो मूवमेंट है, कभी हम ऊपर हैं, कभी हम नीचे हैं, कभी हम पहाड़ में हैं, कभी हम पताल में हैं। ये जो मूवमेंट है लाइफ, ये 1-7 का मूवमेंट, ये एक जीवन की एक घटने के दो सिरे हैं। जैसे हमारे जीवन में अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो ये पॉजिटिव पोल को इंडिकेट करेगा, तो ये नेगेटिव पोल को इंडिकेट करेगा। अगर हम मैग्नेट की बात करें तो ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, ये साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। अगर हम दिशाओं की बात करें तो एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है। इस तरीके से हमारी जो लाइफ की जो घटनाएं हैं उसके जो दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, वो दो एक्सट्रीम पॉइंट को 1-7 रिलेशनशिप से जाना जाता है। इसी को ही यिंग यांग कंसेप्ट चाइनीज में बोला जाता है, इसी को द्वैत सिद्धांत बोला जाता है, इसी को ड्युअलिज्म बोला जाता है, इसी को अर्थ नारीश्वर कंसेप्ट बोला जाता है। यही चीज, इसी के कारण हमारी लाइफ का मूवमेंट है, 1-7 के सिस्टम के कारण ही हमारा मूवमेंट है। 1-7 जो है इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड और इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। क्योंकि एक वो जगत है, फर्स्ट वो जगत है जो दृश्य जगत है, जो हमें दिखाई दे रहा है। 7th हाउस वो जगत है जो जब हमारे दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य जगत है। फर्स्ट हाउस हमारा फ्रंट है, तो 7th हाउस हमारी पीठ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। इस तरीके से, लेकिन हमारी पूरी बॉडी जो है वो 1-7 पे निर्धारित, हम फुल, हमारा जो टोटलिटी जो कंसेप्ट है वो 1-7 पे है। तो इसलिए 1-7 के जो रिलेशनशिप है इसको उल्टे बोला गया। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए चंद्रमा जो है 8th हाउस में नीच का होता है और 2nd हाउस में उच्च का होता है, ठीक है। तो चंद्रमा वैसे इंडिविजुअली हम बात करेंगे तो चंद्रमा मदर का कारक, ठीक है। मदर जो है हो सक चंद्रमा 8th हाउस में है तो इसका मतलब ये है कि मदर की सेहत कमजोर हो सकती है, नीच का, या मदर की और प्रॉब्लम्स आ सकती है। चंद्रमा एजुकेशन का कारक है।
चंद्रमा अगर 8th हाउस के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो एजुकेशन है, वो कमज़ोर हो सकती है, राइट? क्योंकि यहाँ पे नीच है, इंडिविजुअली। लेकिन अगर हम मान लीजिए यहाँ पे बुध है, 2nd हाउस में बुध है और 8th हाउस में चंद्रमा है, तो चंद्रमा का जो इम्पैक्ट है बुध पे, वो उच्च का होगा, क्योंकि चंद्रमा जब 2nd हाउस में आ जाएगा, तो वो उच्च का रिज़ल्ट देगा। तो हम ये बात करेंगे कि बुध, बुध का मतलब बहन या बुआ मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बुआ जो है विद्वान हो सकती है। जहाँ तक खुद जो है कमज़ोर हो सकता है, लेकिन बुआ, क्योंकि यहाँ बुआ के लिए चंद्रमा उच्च का रिज़ल्ट देगा। बुध के लिए चंद्रमा का रिज़ल्ट उच्च का होगा। इंडिविजुअल के लिए चंद्रमा का रिज़ल्ट जो है नीच का हो सकता है, लेकिन बुआ के लिए उच्च का होगा। तो ये जो कंसेप्ट है कि जब ये प्लैनेट यहाँ से 7th मूव करेगा, तो उसका अपोजिट साइड ऑफ लाइफ जो है, वो रिज़ल्ट देगा। जो रिज़ल्ट वो मिल रहा है, उसका जस्ट अपोजिट साइड वाला रिज़ल्ट मिलेगा। ये 7वें उल्टे होते हैं का कंसेप्ट है। इस बात को आप जितना गहराई से समझेंगे, आप इसको जब और आगे पढ़ते जाएँगे, बहुत सारे उदाहरण जो मेरे जो वीडियो सीरीज़ है, प्लैनेट वाली जो वीडियो सीरीज़ है, उसमें अगर आप देखेंगे, तो वहाँ आपको ये कंसेप्ट और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ। 7वां उल्टा होता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ये उल्टा नहीं होता, बेसिकली ये हमारे एक ही थीम का अपोजिट साइड। अगर कहीं पर दिन है, तो दूसरी जगह रात है। अगर इंडिया में दिन है, तो अमेरिका में रात है, अमेरिका में दिन है, तो इंडिया में रात है। ये उस बात को इंडिकेट करता है। तो जो आदमी इंडिया में है, जब वो अमेरिका में जाएगा, तो इंडिया में चाहे रात हो, अमेरिका में उसके लिए दिन होगा। और वही आदमी जब इंडिया में आ जाएगा, तो यहाँ उसके लिए रात होगी। तो एग्ज़ैक्टली ये जो कांसेप्ट है, इसी बात को यहाँ पे समझाया गया। 8वें घर पर टक्कर खाते बुनियाद 9 पर होते हैं। 8वें घर पर टक्कर खाते, 8वें घर पे कैसे टक्कर खाएँगे? फर्स्ट और 8, फर्स्ट और 8 की रिलेशनशिप यहाँ पे बताई गई है कि फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और फर्स्ट हाउस में सूर्य है और 7th हाउस में मान लीजिए बृहस्पति, 8th हाउस में मान लीजिए जुपिटर है, बृहस्पति है। तो फर्स्ट हाउस में सन, सूर्य और 8th हाउस में जुपिटर। तो ये जो 1/8 रिलेशनशिप है, ये टक्कर की है। टक्कर का मतलब फर्स्ट हाउस से 8th हाउस की जो रिलेशनशिप है, सूर्य बृहस्पति को टक्कर मारेगा। यहाँ पे टक्कर मारने का एग्जैक्ट जो मतलब बताया है, जो डिटेल में 1952 में इसको बहुत ज्यादा बताया है कि ये उसको नुकसान नुकसान पहुंचाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनिमिटी एंड फ्रेंडशिप। यानी सूर्य बृहस्पति को यहाँ पे दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन अगर ये आपस में 1/8 है, सूर्य यहाँ पे बृहस्पति को टक्कर मारेगा, यानी नुकसान करेगा। यानी बृहस्पति को सूर्य का नुकसान सहना पड़ेगा। वैसे ही बृहस्पति अगर 6th हाउस में है, जुपिटर अगर 6th हाउस में है, तो जुपिटर से 8th हाउस सूर्य है, जुपिटर से 8th हाउस में सन है। तो यहाँ बृहस्पति सूर्य को टक्कर मारेगा। 6th हाउस से जो है खाना नंबर 1 को टक्कर मारेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे सूर्य है। ऐसे ही आप हर हाउस के लिए ले सकते हैं। हर हाउस में जैसे 3rd हाउस को कौन टक्कर मारेगा? 10th हाउस। 5th हाउस को कौन टक्कर मारेगा? 12th हाउस। 10th हाउस को कौन टक्कर मारेगा? 5th हाउस। तो इस तरीके से ये सारे टक्कर का कंसेप्ट है और ये टक्कर का कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आता है। खासकर 3, 10 और 5 10, ये जो टक्कर है, ये बहुत खतरनाक मानी जाती है लाल किताब के अंदर। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा एक एक्सेप्शन भी है इस टक्कर में, जो है 8वें टक्कर में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि 9th हाउस और 2nd हाउस में टक्कर नहीं होती। 9th हाउस एंड 2nd हाउस में टक्कर नहीं होती। 9th हाउस एंड 2nd हाउस, ये बात आप ध्यान रख लें, क्योंकि लाल किताब में ये बताया है कि 9th हाउस से जो भी बादल उठेंगे, वो 2nd हाउस के पहाड़ से टकरा के वर्षा करेंगे। तो इसलिए 9th हाउस और 2nd हाउस में कोई टक्कर का कंसेप्ट लागू नहीं होता। बाकी सब जगह ये टक्कर का कंसेप्ट लागू होता है, एक एक्सेप्शन।
अब अपन आ रहे हैं बुनियाद 9 पर होते हैं। बुनियाद 9 पे कैसे होंगे? बुनियाद 9 पे होते हैं, यानी नाइन्थ हाउस जो है, अपने हाउस से, फर्स्ट हाउस से जो नाइन्थ हाउस है, वो बुनियाद है। फर्स्ट हाउस से नाइन्थ हाउस का जो कंसेप्ट है, वो बुनियाद का है। यानी कि सेकंड हाउस की बुनियाद 10th हाउस है, फर्स्ट हाउस की बुनियाद नाइन्थ हाउस है, थर्ड हाउस की बुनियाद 11th हाउस है, फोर्थ हाउस की बुनियाद 12th हाउस है, फिफ्थ हाउस की बुनियाद फर्स्ट हाउस है। इस तरीके से ये बुनियाद का कंसेप्ट चलेगा पूरे के पूरे 12 हाउसेस के लिए। बुनियाद का क्या मतलब है? बुनियाद का यहाँ मतलब है फाउंडेशन। जो भी फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट है, उसके जो नाइन्थ हाउस में जो प्लैनेट है, वो उसका फाउंडेशन है। ठीक है? लेकिन इनका जो आपस में जो रिलेशनशिप है, वो एनिमिटी और फ्रेंडशिप के आधार पे, जो हमारी एनिमिटी और फ्रेंडशिप की जो टेबल है, नेचुरल जो टेबल है, उसके आधार पे ही होएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अपन ने जो फर्स्ट लिया था, घर अपने से पांचवा दोस्त, ये हमने जो कंसेप्ट लिया था, बुनियाद 9 पर होते हैं। अब ये दोनों कंसेप्ट में डिफरेंस को आप थोड़ा समझ लें। ये डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट हाउस में सन है और नाइन्थ हाउस में सैटर्न है, शनि है। तो बृहस्पति, शनि जो है, शनि का सूर्य यहाँ पे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे लिखा है घर अपने से पांचवें दोस्त। लेकिन क्या लिखा है? बुनियाद 9वें होते हैं। सूर्य के लिए शनि बुनियाद है। सूर्य के लिए शनि बुनियाद है, यानी कि बुनियाद का मतलब हो गया कि अगर शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो उसको उसका फायदा उसको मिल जाएगा, सूर्य को मिल जाएगा, वैसे फायदा मिल जाएगा, है ना? लेकिन सूर्य शनि के साथ एनिमिटी रखेगा यहाँ। शनि सूर्य के साथ यहाँ पे मित्रवत रहेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस का तो फ्रेंडशिप का नियम है, लेकिन बुनियाद में ये रूल लागू नहीं होगा। बुनियाद में सूर्य शनि से एनिमिटी रखेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में नेचुरल एनिमी है। अगर यहाँ बृहस्पति आ जाता है नाइन्थ हाउस में, शनि की जगह अगर जुपिटर आ जाता है, तो जुपिटर यानी बृहस्पति सूर्य का मित्र नेचुरल वे से भी है, और इस नियम के अनुसार, पांचवें दोस्त के नियम के अनुसार भी यहाँ पे दोस्त होंगे, और सूर्य भी बृहस्पति का मित्र है। तो यहाँ पे ये जो बुनियादी जो रिलेशनशिप है, सूर्य के लिए बृहस्पति बुनियाद है, लेकिन दोस्त वाला बुनियाद। सूर्य अगर शनि नाइन्थ हाउस में है, तो सूर्य शनि की बुनियाद, मतलब शनि सूर्य के लिए बुनियाद है, लेकिन यहाँ पे आपस में शत्रुता है। तो इस तरीके से हम इसका रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे। तो रिजल्ट्स में रात दिन का फर्क आ जाएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको घर अपने से पांचवें दोस्त आपको समझ में आ गया। सातवें उल्टे होते हैं, आठवां घर पर टक्कर खाते हैं, बुनियाद 9वें होते हैं। ये आपको सारे यहाँ पे चीजें क्लियर होगी होगी। अब मैं आ रहा हूँ इसके आगे। तीसरे घर के जुदा जुदा तो बुध से वो आ मिलते हैं। तीसरे घर के जुदा जुदा तो बुध से वो आ मिलते हैं, राइट? यानी कि फर्स्ट और थर्ड हाउस, फर्स्ट और थर्ड हाउस में जो रिलेशनशिप है, वो अलग अलग है। यानी कि फर्स्ट थर्ड हाउस की रिलेशनशिप जुदा जुदा है, यानी ये आपस में नहीं मिलते हैं किसी भी तरीके से। ये आपस में इनकी कोई मिलावट नहीं है। ये बात यहाँ बताई गई है कि जो भी प्लैनेट फर्स्ट हाउस में होगा, वो थर्ड हाउस के प्लैनेट के साथ उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। वैसे ही 11th हाउस में कोई प्लैनेट है, तो उसकी फर्स्ट हाउस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। इसको आगे जब टेबल बताई गई है, इसी लाल किताब 1941 में एक टेबल दी है, पेज नंबर 378 और पेज नंबर 379। 2 पेजों के अंदर इस पूरे थीम की एक टेबल बनाई है। ये जो हमारे ये जो पूरी थीम है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी एक टेबल बनाई है, इन 4 लाइनों की, और समरी दी है वहाँ पे। तो इसको 1 और 3 की रिलेशनशिप को इन्होंने अचानक चोट का रिलेशनशिप को बताया। अचानक चोट। अचानक चोट जो है, उसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मिलते तो नहीं है, लेकिन कभी-कभी आपस में एक-दूसरे को चोट दे सकते हैं। तो वो अचानक चोट वाला कांसेप्ट मैं आपको इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी जो इस लाइन में जो बात लिखी हुई है, वो समझ लीजिए। तीसरे घर के जुदा-जुदा, यानी ये दोनों आपस में मिलते ही नहीं है, तो इनका आपस में
रिलेशनशिप एक प्रकार का न्यूट्रल टाइप हो गया कि ये अगर दोनों आपस में दुश्मन है तो भी नहीं मिल रहे हैं, दोनों आपस में दोस्त हैं तो भी ये नहीं मिल रहे हैं। इन दोनों का रिजल्ट इंडिविजुअल इंडिविजुअल ही रहेगा। जो जो प्लैनेट मान लीजिए सूर्य यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है, शनि थर्ड हाउस में है, तो सूर्य का फर्स्ट हाउस का रिजल्ट इंडिविजुअल रहेगा और शनि का थर्ड हाउस का रिजल्ट इंडिविजुअल रहेगा। इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये बात यहाँ बताई गई है। साथ में क्या लिखा है? बुध से वो आ मिलते हैं। बुध से वो आ मिलते हैं। ये बिल्कुल ही एक यूनिक कंसेप्ट है जिसको लाल किताब में बोला है बुध की नाली। बुध की नाली ये बुध की नाली ये बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। ये शायद कहीं लिखा ही नहीं है लाल किताब के अलावा। बुध की नाली। बुध की नाली का मतलब ये है कि ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है और इसको 1952 में बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया गया है। मैं आपको यहाँ पे उसका समरी बता देता हूँ कि वो बुध की नाली होती क्या है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बुध की नाली का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ 2 प्लैनेट पे निर्धारित है, वो है बुध और शुक्र। मरकुरी एंड वीनस। मरकुरी, वीनस, बुध और शुक्र के आपस की रिलेशनशिप को ही बुध की नाली का कंसेप्ट है। इसमें बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि बुध पहले घरों में होना चाहिए और शुक्र बाद के घरों में होना। अगर बुध फर्स्ट हाउस में है और शुक्र थर्ड हाउस में, रिलेशनशिप जो है फर्स्ट और थर्ड की है, तो बुध और शुक्र कई बार जो है फर्स्ट और थर्ड हाउस में आ जाते हैं। तो अगर बुध फर्स्ट हाउस में है और शुक्र थर्ड हाउस में, तो ये आपस में वैसे तो नॉर्मल रूप से जो हमारा यहाँ पे नियम है, ये नियम ये है कि घर तीसरे घर से जुदा जुदा, ये आपस में कोई मिलते नहीं है। लेकिन अगर बुध और शुक्र आपस में फर्स्ट और थर्ड में है, जिसमें शुक्र बाद में होना चाहिए, बुध पहले होना चाहिए। मान लीजिए बुध अगर सेकंड हाउस में है तो शुक्र फोर्थ हाउस में हो, या मान लीजिए बुध जो है थर्ड हाउस में है तो शुक्र फिफ्थ हाउस में हो। अगर बुध फोर्थ हाउस में है तो शुक्र सिक्स्थ हाउस में हो, या बुध फिफ्थ हाउस में है तो शुक्र सेवंथ हाउस में हो। तो ये अगर आपस में वन थर्ड पोजीशन के अंदर है और दूर दूर है, यानी कि शुक्र बाद में है और बुध पहले है, तो फिर बुध क्या करेगा? बुध इस हाउस का, जिस हाउस में बुध है, उस हाउस की सारी प्रॉपर्टीज को शुक्र में मिला दे। ये बुध की नाली का कंसेप्ट, कि ये यहाँ से एक नाली बना देगा, एक कनेक्शन बना देगा। वो कनेक्शन क्या होगा कि बुध का फर्स्ट हाउस में जो भी रिजल्ट आना है, वो उस रिजल्ट को शुक्र से मिला देगा। इन दोनों में रिजल्ट मिल जाएगा। ये जब भी होगा जब शुक्र बाद में हो और बुध पहले हो। पहला तो कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन इसमें एक और है कि बुध और शुक्र के साथ, बुध के साथ या के साथ, दोनों के साथ में या इन दोनों के बीच में, यानी सेकेंड हाउस, बुध और शुक्र के साथ या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के दुश्मन ग्रह नहीं होने चाहिए। इन दोनों के दुश्मन ग्रह कौन से हैं? दोनों के वो है चंद्रमा, मून, सूर्य और राहु। ये नहीं होने चाहिए। अगर सूर्य बुध, देखिए मैक्सिमम टाइम सूर्य बुध इकट्ठा होता है, तो अगर सूर्य बुध यहाँ पे है तो ये अपना असर थर्ड हाउस में नहीं मिलाएगा। अगर चंद्रमा बुध इकट्ठे हैं तो भी ये असर अपना थर्ड हाउस में नहीं मिलाएगा, और अगर राहु बुध इकट्ठे हैं तो भी ये असर नहीं मिलाएगा। इसके अलावा अगर सेकेंड हाउस में भी सूर्य चंद्रमा राहु है तब भी ये असर यहाँ पे नहीं मिलेगा। या शुक्र के साथ अगर सूर्य चंद्रमा या राहु है, कोई भी शुक्र के साथ, ये तीनों प्लैनेट में कोई भी है, तब भी बुध का असर यहाँ पे जो है शुक्र में नहीं मिलेगा। मुश्तर का दीवार बनी रहेगी, वो दीवार टूटेगी नहीं, वो दीवार मजबूत बनी रहेगी। इसके अलावा अगर कोई भी प्लैनेट्स हैं तो फिर इन दोनों में ये मिलावट होगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बेसिकली, कि सूर्य सेकेंड हाउस वाला जो कंसेप्ट है कि सेकेंड हाउस में तीनों हो तो ये नहीं मिलेंगे, ऐसा लाल किताब में क्लियरली नहीं कहा गया है। मेरे हिसाब से तो सेकेंड हाउस का कोई रोल ही नहीं है। बुध और शुक्र, इन दोनों के साथ सिर्फ ये तीन प्लैनेट्स आने चाहिए। यानी बुध के साथ सूर्य चंद्रमा राहु नहीं होना चाहिए, शुक्र के साथ सूर्य चंद्रमा राहु नहीं होना चाहिए। बस ये दो कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए।
तो फिर ये आपस में अगर नहीं होंगे तो ये आपस में मिले हुए कहलाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। बुध अपनी प्रॉपर्टीज शुक्र में ले जाएगा, शुक्र अपनी प्रॉपर्टीज बुध में नहीं लाएगा। रिवर्स इज नॉट ट्रू। बुध की प्रॉपर्टी शुक्र में आ जाएगी, शुक्र की प्रॉपर्टीज बुध में नहीं आएगी। तो ये बुध की नाली का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो 1/3 रिलेशनशिप अगर कहीं पर मिले हुए होंगे तो वो सिर्फ बुध और शुक्र के कारण ही मिले हुए हो सकते हैं, नहीं तो आपस में ये मिलेंगे नहीं। घर 10 पर वहम दुश्मन घूमते फिरते चक्कर है। अब ये एक लास्ट कंसेप्ट और इसमें जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने से 10वां जो हाउस है, अपने से जो 10वां जो हाउस है वो दुश्मन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अपने से 10वां हाउस दुश्मन है। घर 10वां वहम दुश्मन, यानी कि अपने से अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है और 10th हाउस में कोई प्लैनेट है तो फर्स्ट हाउस जो है 10th हाउस से दुश्मनी करेगा और 10th हाउस भी फर्स्ट हाउस से दुश्मनी करेगा। ये दोनों इसमें है। इसको 1952 में बहुत डिटेल से बताया है। वहां पे ये बताया है कि शनि अगर 9th हाउस में है, मान लीजिए एग्जांपल दिया है वहां पे बड़ा अच्छा 1952 के अंदर, शनि 9th हाउस में है और बुध 6th हाउस में, तो शनि से बुध जो है वो 10th है, यानी कि शनि के लिए अब यहाँ पे बुध जो है दुश्मन हो गया, क्योंकि शनि और बुध दोस्त होते हैं आपस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शनि बुध के लिए दुश्मन हो गया। एक तो पहला कंसेप्ट तो ये है, ठीक है। अब क्या दुश्मनी होगी? वैसे अगर हम इंडिविजुअल जातक के लिए बात करें तो जातक के लिए तो 9th हाउस का शनि बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज देगा, और जातक के लिए बुध भी 6th हाउस का बहुत अच्छा होता है। तो जातक के लिए तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उसके लिए 9th हाउस की प्लेसमेंट भी अच्छी है और बुध जो है ये भी इसके लिए अच्छी ही प्लेसमेंट है, कोई खराब नहीं है। अगर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो कोई टक्कर तो होगा नहीं, तो ये भी प्लेसमेंट जो है इंडिविजुअल प्लेसमेंट तो अच्छी है। लेकिन अब बात हो रही है सिर्फ 10th हाउस और 6th हाउस किसका है? मामा का है। और 9th हाउस किसका है? बुजुर्गों का है ना, एल्डर्स का है, माता पिता और एल्डर्स का। तो अब यहाँ पे ये बताया है लाल किताब में कि इस कंसेप्ट को कैसे यूज करना है, 110 वाला कंसेप्ट को कैसे यूज, कि शनि से 10वां बुध है और शनि से 10वां बुध का मतलब शनि बुध से दुश्मनी करेगा, ये पहला कंसेप्ट। अब इसमें क्या होगा कि मामा 6th हाउस मामाओं का है और बुध जो है, अगर मामा बुध से संबंधित कोई काम करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मामा बुध से संबंधित काम, बुध का क्या काम होता है? स्टेशनरी का काम बुध का होता है, खिलौने का काम बुध का होता है, राइटिंग का, पब्लिशिंग का, प्रिंटर करने का, जो बुक पब्लिशिंग हाउस होते हैं वो सारे, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हाउस, ये सब बुध के काम। तो अगर मामा बुध का काम कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे हम 9th हाउस में आ जाते हैं। ये बुजुर्गों का घर है, एल्डर्स का घर है, पिता का घर है। अगर ये इनके परिवार वाले यानी बुजुर्ग व्यक्ति शनि का काम कर रहे हैं, यानी उनके घर में मशीनरी है, शनि का मतलब मकान है, जायदाद का काम है, मकान का काम है, फैक्ट्री लगी हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आएगी? फिर ये 1/10 में कहाँ पे वहां दुश्मनी कहाँ होगी? जब शनि और बुध आपस में ऐसा कोई काम करें जो इंटर रिलेटेड हो, तब ये नुकसान कर देंगे एक दूसरे का। यानी कि अगर शनि का मतलब बुजुर्ग जो है यहाँ पे, वो बुध का काम कर ले यानी स्टेशनरी का काम कर ले, या मामा शनि का काम कर ले यानी मामा लोग जो है शनि का मतलब मकान का, लोहे का, मशीनरी का, इनका काम कर ले, तो वो नुकसान हो जाएगा मामाओं को। और बुजुर्ग व्यक्ति जो इनके जातक के जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अगर बुध से रिलेटेड कोई भी काम कर लेंगे तो भी नुकसान हो जाएगा। और इसके अलावा बुध जो है शनि की दुश्मनी भी झेलेगा इंडिविजुअल रूप से। बुध कौन है यहाँ पे? बुध जो है वो जैसे बहन बेटी बुआ होती है, तो यहाँ पे बुध आपकी बेटी हो गई और शनि यहाँ पे जो है चाचा हो गया। तो बुआ और चाचा में आपस में नहीं बने, या बहन में और चाचा में आपस में नहीं बने। इस तरीके के ये रीडिंग, इस तरह के रिजल्ट इसमें आते
सकते हैं। आप और भी बहुत सारे इसमें एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे। तो इस तरीके से यहाँ पे घर दसवां पर वहम दुश्मन घूमते-फिरते चक्कर। अब ये घूमते-फिरते चक्कर है, ये बिल्कुल अलग बात बोली है। तो ये 110 वाली रिलेशनशिप मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ गई होगी सबको, कि ये किसी भी हाउस से जो 10th हाउस होता है, वो उसका वहम दुश्मन होता है। उनमें आपस में, उन दोनों हाउस में, आपस में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर वो दोनों एक-दूसरे का काम कर लेंगे, तो नुकसान होगा, एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाएँगे। घूमते-फिरते चक्कर है, तो ये जो घूमते-फिरते चक्कर है, ये बेसिकली चक्कर का मतलब यहाँ पे बुध है। तो जो हमारा जो जीवन है, वो एक तरीके से यही यहाँ पे बताया है कि ये एक प्रकार का घूमते-फिरते चक्कर है। ये इसको कैसे बताया है, ये जो सारी जो रिलेशनशिप है 1-5, 1-7, 1-8, 1-9, 1-3 और 1-10, ये जो सारी जो रिलेशनशिप है, ये एक प्रकार का साइकिल है। इसी से हमारे जीवन का मूवमेंट हो रहा है। ये बुध का चक्कर है। बुध के दायरे में राहु केतु घूम रहे हैं बृहस्पति की डायरेक्शन में, यानी कि और शनि के एफर्ट से, यानी कि जो हमारा जीवन चक्कर है, इसको हम चक्कर मान लेते हैं। ये जो केंद्र के ग्रह है, बंद मुट्ठी के जो खाने 1, 4, 7, 10, ये हमारा जीवन का चक्कर है। इस चक्कर के अंदर एक साथ कभी हम 1 में आते हैं, कभी हम 7 में आते हैं, कभी हम 4 में आते हैं, कभी हम 10 में आते हैं। हमारा जीवन ऐसे रोटेट कर रहा है। कभी जब दिन होती है, तो हम रात का इंतज़ार करते हैं, जब रात हो जाती है, तो हम दिन का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जीवन घूमे जा रहा है। हमारा जो एक पहिया है जिसके 2 पोल हैं, 2 जो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 जो पोल हैं, वो एक साथ का चक्कर है। ठीक है ना? ये घूमे जा रहा है। ये जो 2 पोल है, इसी को ही बोलते हैं राहु-केतु। यानी कि बुध का चक्कर में राहु-केतु एक पोल है। ये हमारा रथ है, जीवन रथ है। जीवन रथ का एक पहिया है, उस पहिए में राहु-केतु एक पोल है 17 एक्सिस के अंदर, और दूसरा पोल है यहाँ से 4 और 10 एक्सिस के अंदर। ऐसे हमारे 4 पोल के पहिए ऐसे घूम रहे हैं। उसके अंदर 2nd हाउस, 8th हाउस, व सारे हाउस के अंदर आए जा रहे हैं बारी-बारी, बारी-बारी। ऐसे घूमता जा रहा है वो चक्कर। और वो जो चक्कर का जो डायरेक्शन है, हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, वो बृहस्पति से तय होता है, और जो उसकी स्पीड है, वो तेज़ चल रहा है, धीरे चल रहा है, रुका हुआ है, अड़ रहा है, वो शनि हमें बताता है। तो इस तरीके से बुध का चक्कर को लाल किताब के अंदर समझाया गया है, वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी जो चीज़ें हैं, ये जो बहुत 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आगे भी मैं जो है इसको पूरा कंप्लीट कर देना चाहता हूँ इस पेज को, कि नर ग्रह बोलते जुफ्त जुफ्त घरों में, और स्त्री बोलते ताक में है। ताक का मतलब यहाँ पे ऑड है, ऑड हाउस है, और यहाँ पे इवन हाउस है। तो नर ग्रह बोलते हैं जुप्त के घर में, स्त्री बोलते हैं ताक में है। इसका ये जो कंसेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर ये है कि जो मेल प्लैनेट्स हैं, वो इवन हाउसेस में बड़ा अच्छा रिजल्ट, और जो फीमेल प्लैनेट्स हैं, वो ऑड हाउसेस में बड़ा अच्छा रिजल्ट। तो ये भी जो कंसेप्ट है, डुअलिज्म का जो कंसेप्ट है, जो कंप्लीट हो रहा है अपने आप में। यानी कि अगर मेल प्लैनेट, इवन इवन जो साइन होता है, वो फीमेल एनर्जी को इंडिकेट करता है, ऑड साइन जो होता है, वो मेल एनर्जी को इंडिकेट, इसलिए मेल प्लैनेट इवन हाउसेस के अंदर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे, और फीमेल प्लैनेट्स ऑड हाउसेस के अंदर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। और इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर कोई मेल प्लैनेट जो है ऑड हाउस में बैठा है, कोई मेल प्लैनेट, मान लीजिए मेल प्लैनेट ऑड हाउस में बैठा है, तो उसका जो इवन हाउस, उसका जो दूसरा हाउस होगा, वो इवन हाउस होगा हमेशा। तो इवन हाउस के रिजल्ट पहले आएँगे, ऑड हाउस के रिजल्ट बाद में आएँगे। वैसे ही अगर फीमेल प्लैनेट इवन हाउस में बैठा है, तो उसके मेल हाउस वाले रिजल्ट पहले आएँगे, और इवन हाउस वाले रिजल्ट बाद में आएँगे। बुध है बोलता 3-6 में, पापी नहीं बोलते 2 में है। यानी बुध बुध जो है 3-6 में बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है, और पापी नहीं बोलते, यानी शनि, राहु, केतु 2nd हाउस में ये अपना कोई परिचय नहीं देते हैं। ग्रह शत्रु में गुरु जो आवे, वैर खत्म हो जाता है। यानी कि 2 एनिमी प्लैनेट के अंदर अगर
जुपिटर आ जाएगा, तो उन दोनों की एनिमिटी को वो खत्म कर देता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। माता चंद्र जब साथी होवे दोस्ती पैदा कर देता है, यानी 2 एनिमी प्लैनेट के अंदर अगर चंद्रमा आ जाए, तो उसमें जो है आपस में दोस्ती हो जाती है। यानी सूर्य चंद्रमा के आप 2 एनिमी प्लैनेट आप कोई भी ले लीजिए। जैसे हम सूर्य शनि का लेते हैं या सूर्य शुक्र का लेते हैं, तो उसमें अगर हम चंद्रमा आ जाएगा बीच के अंदर, तो वो उसमें एनिमिटी जो है वो दोस्ती में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? और यहाँ वैर, शत्रु गुरु आ जाएगा तो वैर खत्म हो जाएगा। दोस्ती होना जरूरी नहीं है, एनिमिटी खत्म हो जाएगी, न्यूट्रल रिलेशनशिप हो जाएगी। ये बात यहाँ पे बताई है। घर 5वां औलाद को गिनते हैं, 5th हाउस को औलाद बोलते हैं। 11वां होता होता घर धर्मी है। 11th हाउस जो है वो हमने इसको अदालत माना है, धर्मी घर माना है, यहाँ से फैसले होते हैं। घर 8वें जो मौत निवानी, 8th हाउस जो है मौत का घर बताया गया है, बिल्कुल। 7 लगी, 9 बुजुर्गी है। 9th हाउस जो है वो बुजुर्गों का घर माना गया है। तो ये जो है लाल किताब 1941 पेज 34, ये मैंने आज इसको पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसमें जो तीसरे घर का जुदा-जुदा वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन पे और एक मुस्तरका वाला जो रिलेशन है, उस रिलेशन पे पेज नंबर 378 और 379 लाल किताब 1941 में समरी दी हुई है। उस समरी का मैं आपको इससे नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो वो एक्सप्लेन होने के बाद आपको ये और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि जो आज मैंने बताया है वो आप सबको बहुत ही सही ढंग से समझ में आ गया होगा, और इसको आप कई बार देखें, इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।